हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ लिया है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें आज के लेक्चर में कवर करना है अच्छे से। चलिए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था, फिर पढ़ा था ये दो प्रकार के होते हैं, वो क्या होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर समाप्त होने वाले संसाधन जो होते हैं वो तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हम इस चैप्टर में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में ही पढ़ना है। जहां पर कोयले की जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है, कोयले से क्या क्या उत्पाद हमें मिलते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट बात आती है पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की क्या कहानी है, पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो कैसे होता है, वो भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा पेट्रोलियम के क्या क्या उत्पाद होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने जाना था बच्चों, जैसे कोयला है, कोयले की प्रोसेसिंग कहाँ पर की जाती है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में, जहां पर उनकी प्रोसेसिंग करके उसके जो है उपयोगी उत्पाद जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। वैसे ही पेट्रोलियम है ना, जो हमारा पेट्रोलियम है उसकी प्रोसेसिंग भी कहाँ की जाती है, पेट्रोलियम परिष्करणी में, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कि उसमें जो भी बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कि संघटक होते हैं उन्हें अलग अलग किया जाता है, यानी कि उपयोगी उत्पाद उससे भी प्राप्त किए जाते हैं। तो दोनों में लगभग सेम सेम चीजें हैं, सेम सेम प्रोसेसेस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वही आपको अच्छे से याद रखना है। तो पेट्रोलियम के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। चलिए, तो पेट्रोलियम के बारे में बच्चों हमने पेट्रोल डीजल के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। तो और भी जो इसके संघटक हैं, जो इसके अन्य संघटक हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस जो होती है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो कोयले के क्या उत्पाद होते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। कोलतार, कोल गैस यानी कि कोयला गैस, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस कर लिया था। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। साथ ही पेट्रोलियम कैसे डिपॉजिट रहता है ये हमने पढ़ लिया था। पेट्रोलियम को कहाँ पर जो है इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि इसके जो संघटक हैं इनको पृथक किया जाता है, वो भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। चलिए, और साथ में एक टॉपिक और हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम को जो है काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे उपयोगी उत्पाद हमें इससे मिलते हैं, ठीक। चलिए, तो कुछ यूजेस हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम के, पेट्रोलियम के, कि पेट्रोलियम के जो संघटक हैं उनके अलग अलग यूजेस हैं। जैसे पहला है हमारा एलपीजी। तो एलपीजी ईंधन के रूप में उपयोग होता है घरों में और उद्योगों में भी, ठीक। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल जो है ये इनका उपयोग जो है वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। बात करें पेट्रोल की उपयोग की, तो इसको जो है ड्राई क्लीनिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वाहनों में ईंधन के रूप में तो किया जाता ही है। नेक्स्ट है कैरोसिन। तो इसका उपयोग जो है स्टोव और जेट विमानों के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है स्नेहक तेल। तो इसको जो मशीन की टूट फूट है उनको सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम का उपयोग भी क्या किया जाता है, मोमबत्ती बनाने के लिए, ठीक, क्रेयॉन बनाने के लिए इसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं बिटुमेन की, यानी कि डामर की। तो इसका उपयोग मुख्यतः रोड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे ये पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पेट्रोलियम के कुछ संघटक हैं, आप अपनी एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा, इस तरीके का आपको एक टेबल बनी हुई होगी, ठीक। अब ये क्या है, ये संघटक जो हमें पेट्रोलियम में होते हैं, है ना। पेट्रोलियम जो है वो इन सब चीजों से मिलकर के बना होता है। तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, अलग अलग तापमान पर इनको क्या करते हैं, पृथक करते हैं पेट्रोलियम से, ठीक है बच्चों। चलिए, तो क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं इसके, यानी कि क्या क्या संघटक होते हैं। पहला है हमारा एलपीजी, यानी कि
द्रवित पेट्रोलियम गैस, या इंग्लिश में हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जो कि अभी हमने डिटेल में पॉइंट पढ़ा था, ये हमने डिटेल में सारे पॉइंट पढ़े थे, तो इसी को इस तरीके से एनसीईआरटी में आपको एक शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आपको लिखना तो डिटेल में ही है, लेकिन याद इजी करने के लिए आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल का उपयोग देखो मोटर ईंधन में, शुष्क धुलाई यानी कि बच्चों ड्राई क्लीनिंग में, सॉल्वेंट की तरह यानी कि विलायक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल जिसे कहा जाता है, तो इसका उपयोग देखो स्टोव में, लैंप में जलाते हैं, जो हमारे स्टोव होते हैं, पुराने लैंप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जेट वायुयान होता है उसके लिए भी ये ईंधन का उपयोग करता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डीजल। तो डीजल हम जानते हैं भारी मोटर वाहन जो होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें ईंधन का काम ये करता है। भारी मोटर वाहन जैसे कि भारी मोटर वाहन की बात करें, जैसे कि ट्रक है, क्या अलावा ट्रैक्टर है, इसके अलावा ट्रैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेहक तेल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये ल्यूब्रिकेशन के काम आता है, ठीक है, स्नेहन के काम आता है। नेक्स्ट है पैराफिन मोम, पैराफिन वैक्स भी जिसे कहा जाता है। ये मरहम बनाने के, मोमबत्ती के, वैसलीन आदि इन चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, इनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन की बात करें, डामर, जिसका उपयोग पेंट में एवं सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेंट में और सड़क निर्माण में। तो ये बच्चों टेबल आपको नोट कर लेनी है अच्छे से अपनी कॉपी में। चलिए, तो आगे जो अभी हमने पढ़ा वही यहाँ पर लिखा गया है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग फ्यूल की तरह किया जाता है। पेट्रोल, जिसका उपयोग मोटर वाहन, और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, है ना, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कैरोसिन, जो स्टोव के लिए फ्यूल है। एयरक्राफ्ट, जेट वायुयान जिन्हें हम कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डीजल। इसका उपयोग तो हम जानते हैं हैवी मोटर वाहन और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पैराफिन, मोम और बिटुमेन, तो इनका उपयोग भी अलग अलग जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑइंटमेंट के रूप में, कैंडल्स और वैसलीन के रूप में तो पैराफिन मोम के यूजेस हैं। नेक्स्ट बिटुमेन, पेंट और रोड सरफेसिंग, रोड निर्माण के लिए, और इसके अलावा पेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें बढ़ना है और पढ़ना है प्राकृतिक गैस के बारे में। अब प्राकृतिक गैस बच्चों इसे कहा जाता है नेचुरल गैस। क्या कहा जाता है? नेचुरल। अब ये नेचुरल गैस हमें मिलती कैसे है? जब हमने फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था लास्ट में, कि लास्ट में जो है हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलती है। तो दो चीजें हमें मिलती है, एक पेट्रोलियम और एक प्राकृतिक गैस। तो ये वही प्राकृतिक गैस है। ठीक, चलिए, तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। अब प्राकृतिक गैस भी क्या है? एक प्रकार का क्या है बच्चों? जीवाश्म ईंधन है। और कैसा जीवाश्म ईंधन है? बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, अगला, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका परिवहन जो है वो पाइपों द्वारा इसको आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है, कहीं से लाया जा सकता है। ठीक, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। अब गैस को ऐसे ही तो रख नहीं सकते, ठीक है, तो गैस को क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर में, है ना। जैसे कोई गैस है उसको प्रेशराइज किया जाता है,
प्रेशराइज करके वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी कि भंडारित कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे परफ्यूम की बॉटल्स देखी होंगी, है ना, डीओ देखा होगा, सेंट जिसे हम कहते हैं, परफ्यूम देखा होगा, है ना। तो जब हम देखते हैं बॉटल के अंदर तो कुछ लिक्विड लिक्विड होता है, जब हम बॉटल हिलाते भी हैं तो हमें क्या लगता है कि उसके अंदर कुछ लिक्विड है ना, कुछ कुछ तो उसके अंदर तरल पदार्थ है, ठीक है, कुछ लिक्विड है। लेकिन जैसे ही हम स्प्रे का बटन दबाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अंदर से क्या निकलती है, गैस निकलती है, और गैस पूरे क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, यानी कि पूरे चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। अगर हम यहाँ पर स्प्रे करते हैं तो कमरे के एंड कोने तक भी क्या हो जाता है, इसकी स्मेल आने लगती है ना, इसकी खुशबू आती है, कोई किसी भी डीओ को अगर हम यहाँ पे स्प्रे कर दें। तो चलो ये पॉइंट्स तो हम बाद में पढ़ेंगे अपने हायर क्लासेस में कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन बच्चों तो गौर करने वाली बात ये है कि परफ्यूम के बॉटल्स में हमने क्या देखा है कि वो कैसे होता है, लिक्विड होता है उसमें, ठीक है, लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो बाहर गैस निकलती है। तो ये क्या कोई जादू है कि ऐसे कैसे हो रहा है, नहीं। अब वो जो लिक्विड है बॉटल के अंदर वो है क्या, वो रियल में एक गैस है, ठीक है, वो है क्या, गैस है। उस गैस को प्रेशराइज करके यानी कि संपीड़ित करके, है ना, हाई प्रेशर के, है ना, हाई प्रेशर से या हम कहते हैं उच्च दाब से उसको संपीड़ित किया जाता है, जिस वजह से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और लिक्विड फॉर्म में आकर के उसको क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है, या जो भी हमारे कैन्स हैं, जो भी स्प्रे बॉटल्स हैं उनके अंदर भर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, बटन को दबाते हैं, स्प्रे वाले बटन को दबाते हैं, तो गैस बाहर निकलती है, यानी कि जो जितना भी प्रेशर था अंदर वो बाहर आके प्रेशर क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। इस वजह से वो जो अंदर लिक्विड फॉर्म में थी वो बाहर आके क्या हो जाती है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई किस वजह से होता है, ये प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो उस जो नेचुरल गैस है उसे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर में संपीड़ित किया जाता है, यानी कि कंप्रेस करके रखा जाता है। अब इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके यानी कि संपीड़ित करके रखा जा रहा है, इसीलिए इसका नाम भी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका नाम होता है। सीएनजी से कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अब आप समझ गए हैं कि प्राकृतिक गैस को, जो भी हमारी नेचुरल गैस है, उसे क्या किया जाता है, उच्च दाब पर, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि संपीड़ित किया जाता है प्राकृतिक गैस। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है, या हम कहें बच्चों इंग्लिश में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन हेतु इसका उपयोग किया जाता है, पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। अब इसका जो उपयोग है, सीएनजी का उपयोग वाहनों में भी किया जा रहा है। तो आपने व्हीकल्स देखे होंगे जो सीएनजी पर चलते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ पेट्रोल पर, डीजल पर, और अब जो व्हीकल्स आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, वो सीएनजी पर भी चलते हैं, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। अब जो है, अब देखो पेट्रोल का उपयोग तो हम करते हैं, है ना, वाहनों को चलाने के लिए, डीजल का भी करते हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, यानी कि प्रदूषण बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम सीएनजी का उपयोग करते हैं वाहनों के लिए, तो सीएनजी वाले जो वाहन है बच्चों, वो बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं, यानी कि वो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कम प्रदूषणकारी है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। इसीलिए सीएनजी को, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल गैस को क्या कहा गया है, एक क्लीन फ्यूल कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों, क्लीन फ्यूल। ये टर्म आपने अपनी बुक में देखा होगा, क्लीन फ्यूल किसे कहा जाता है, यानी कि स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो वहां पर भी हम क्लीन फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर हमें बेसिकली फ्यूल के बारे में ही पढ़ना है, ठीक। तो वहां पर हमारे ये जो पॉइंट्स हैं ये काम आएंगे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। अब इसका मेन उपयोग क्या है कि इसे घरों में और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, और इसकी आपूर्ति भी क्या की जा सकती है, पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, ठीक। चलिए, तो ये बात थी नेचुरल गैस के बारे में। हमने कहा कि नेचुरल गैस को ऐसे ही तो नहीं रख सकते, इसको क्या किया जाता है,
संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करके क्या बन जाती है बच्चों, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब संपीड़ित कैसे किया जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर पर इसको क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, बन जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसका मेन पॉइंट क्या है, इससे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण नहीं होता, ठीक है, यह बहुत कम प्रदूषणकारी है। ठीक, अगर हम पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ज्यादा कम क्या है, पॉल्यूशन इससे होता है, ना के बराबर। फिर दूसरी चीज, इसको घरों और कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए सीएनजी को एक क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक क्लीन फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि ये बहुत इजी टू हैंडल है। इजी टू हैंडल क्यों कह रहे हैं हम, इजी टू हैंडल इसीलिए क्योंकि इसको पाइपों के माध्यम से कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से लाया जा सकता है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, इजी टू हैंडल। क्लीन फ्यूल के साथ साथ ये क्या है, इजी टू हैंडल। ठीक, चलिए, इतना अब आपको नोट कर लेना है बच्चों, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए, तो प्राकृतिक गैस कैसी है, एक रंगहीन यानी कि कलरलेस, गंधहीन यानी कि ऑर्डरलेस जीवाश्म ईंधन है, यानी कि एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, जिसे पाइपों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसीलिए हमने कहा कि इजी टू हैंडल है ना, या हम कह सकते हैं कि इजी टू ट्रांसपोर्ट है ना, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसे जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान है। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट को सीधा सीधा easy to transport। चलिए, नेक्स्ट, सीएनजी और इनके लाभ। तो सीएनजी और इनके कुछ लाभ के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो उच्च दबाव में संग्रहित प्राकृतिक गैस को सीएनजी के रूप में जाना जाता है। संग्रहित या हम कहें संपीड़ित, या हम कहें बच्चों संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी के रूप में जाना जाता है। अब इसके कुछ निम्नलिखित लाभ है। सबसे पहला, जो कि हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था, कि ये क्या है, एक स्वच्छ ईंधन है। अब स्वच्छ ईंधन है तो स्वच्छ ईंधन से हम 2 पॉइंट बना सकते हैं कि स्वच्छ ईंधन है यानी कि कम प्रदूषणकारी है। ठीक, तो यह क्या है, कम प्रदूषणकारी है। अगला, इसका उपयोग सीधे जलाने के लिए किया जा सकता है। तो इसका उपयोग सीधा जलाने के लिए किया जा सकता है। अब एक और पॉइंट हमें देखना है कि प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो भारत में जो है प्राकृतिक गैस के कई भंडार हैं। अब कई भंडार कहाँ कहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ये पाई जाती है। ठीक, तो आपको ये प्राकृतिक गैस के पॉइंट्स नोट कर लेने हैं और इसके जो भी लाभ हैं वो भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं बच्चों। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स देखे हमने सीएनजी से रिलेटेड। तो हमने कहा कि सीएनजी क्या है, एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसके अलावा ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। ठीक, इसके अलावा इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है। इसको ट्रांसपोर्ट करना क्या है, इजी है। फिर हमने इसके कुछ लाभ के बारे में जाना। वो क्या थे कि ये क्या है, एक स्वच्छ फ्यूल है ना, स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन इसीलिए है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है, कोई प्रदूषण इससे हो नहीं रहा, इसीलिए इसे क्लीन फ्यूल या स्वच्छ ईंधन भी कहा जाता है। दूसरा, इसे जो है सीधा जलाया जा सकता है और इसके कई भंडार भी हमें देखने को मिलते हैं भारत में, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक, राजस्थान।
अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और पॉइंट यहाँ पर है कि नेचुरल गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, ये एक महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसे आसानी से पाइपों के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक, अब नेचुरल गैस इज यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, यानी कि इनका उपयोग जो है एक स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है केमिकल्स को, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी कि जो भी खाद होती हैं और जो भी रसायन होते हैं उनके मैन्युफैक्चर में, निर्माण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इंडिया में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पर जो है नेचुरल गैस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये तो हमने पढ़ लिया, वही हमने इंग्लिश में पढ़ा है यहाँ पर। अब कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। अब इस पॉइंट को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। आपने इस अध्ययन के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स है, वन है, खनिज है आदि समाप्त होने वाले होते हैं। कैसे ईंधन होते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल है, और मृत जीवों के ईंधन के रूप में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ये भी हम जानते हैं कि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तन होने के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, इसीलिए तो इन्हें समाप्त होने वाला ईंधन कहा जाता है, क्योंकि एक बार समाप्त हो गए अगर तो इन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ और वर्ष और चलने वाले हैं, और अभी तक जितने इनके क्या है भंडार हैं वो कुछ 100 वर्ष और चलेंगे। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब पहला कारण तो ये है, देखो पहला पॉइंट तो ये है कि ये क्या है, इनके कुछ 100 भंडार बचे हुए जो कुछ 100 वर्ष और चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहली चीज तो ये लिमिटेड अमाउंट में हमें मिल रखे हैं, यानी कि सीमित मात्रा में है। दूसरी चीज, मात्रा तो सीमित है ही, साथ ही ये क्या करते हैं, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जब ये जलते हैं तो वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का भी ये प्रमुख कारण है। नेक्स्ट, इसका संबंध विश्व उष्णन से भी है, यानी कि विश्व उष्णन से भी इसका संबंध है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। जब क्या हो, नितांत आवश्यक हो, या हमें इसकी आवश्यकता हो। देखो दो तीन पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट कि ये क्या है, सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में है इसीलिए ज्यादा ये समय चलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, ये क्या है, प्रदूषणकारी है। इनसे क्या होता है, प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये कारण है। ग्लोबल वार्मिंग से भी इनका संबंध है, इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें इनका उपयोग जो है कम से कम करना है। ठीक है, यह तभी करना है जब इनकी नितांत आवश्यकता हो। ठीक है, जब ये नितांत आवश्यक हो इनका उपयोग करना, तभी हमें इनका उपयोग करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा। अब क्या होगा, अगर हम कम से कम इनका उपयोग करते हैं तो पहली चीज तो ये खत्म नहीं होंगे जल्दी, दूसरी चीज प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, तो कितनी सारी चीजें सही हो रही हैं अगर हम इनका कम उपयोग करते हैं, या तभी उपयोग करते हैं जब हमें नितांत आवश्यकता हो। ठीक, तो इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा, और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। ठीक है, ईंधन लंबे समय तक चलेंगे, है ना। जो 3 पॉइंट हमने लिखे कि सीमित मात्रा में है, प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग भी से भी इनका क्या है, संबंध है। तो ये तीनों पॉइंट सही हो सकते हैं अगर हम इनका क्या करें, सिर्फ एक चीज करें, अगर हम इनका कम उपयोग करें। किसके कम उपयोग की बात हो रही है, जो भी हमारे क्या है समाप्त होने वाले संसाधन है, जैसे कि कोयला है,
कोल है, पेट्रोलियम है, और भी हैं इसके अलावा, इससे खनिज हैं। ठीक है, तो वो सारे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इनका कम उपयोग करें तो एक तो ये इनकी जो मात्रा है वो बची रहेगी, ये लंबे समय तक चलेंगे। दूसरा, प्रदूषण भी कम होगा। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। ठीक है, चलिए, तो ये नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।